क्लास 11 फिजिक्स लेसन 1 पार्ट 3 आज ऊर्जा संरक्षण के नियम आज जब हम लोग पढ़ेंगे, देखो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है आज। टॉपिक फर्स्ट, जिसका नाम होगा भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। माने पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा भौतिकी और प्रौद्योगिकी। भौतिकी और प्रौद्योगिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। दूसरा, जिसका नाम होगा आपका भौतिकी और समाज। भौतिकी और समाज। जहाँ भी भौतिकी कहेगा तो अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, समाज को अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं सोसाइटी कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे फिजिक्स एंड सोसाइटी। उसके बाद से तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी नियम की प्रकृति, जिसमें आप पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद से होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, इसको कहेंगे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद से कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, अंग्रेजी में इसे कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद हम लोग करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम। और 8 नंबर गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलो, आज की जो टॉपिक रहेगा, इतना टॉपिक रहेगा, और इसके साथ आज का टॉपिक की समाप्ति भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं। देखो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है भौतिकी और प्रौद्योगिकी। भौतिकी और प्रौद्योगिकी, पहला यही हेडिंग आपका है, जिसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले कुछ जाने
कि आखिर भौतिकी और प्रौद्योगिकी क्या होता है। भौतिकी का मतलब होता है नियम। जैसे मान लो कि ट्रैक्टर अगर बनता है, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर जिस नियम पर चलेगा उस नियम को हम लोग कहते हैं भौतिकी। और ट्रैक्टर को जो बनाया गया, जिसने बनाया, उसको कहते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है संरचना बनाना। ट्रैक्टर का जो निर्माण होता है प्रौद्योगिकी कहलाता है, और जिस नियम का पालन करते हुए चलेगा वही भौतिकी कहलाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी का उदय का कारण बनती है। भौतिकी विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष ने शिल्प प्रौद्योगिकी के विकास को महत्वपूर्ण आयाम दिया है। जूल द्वारा ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण तथा फैराडे द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को अंग्रेजों ने केवल समाज को ही लाभान्वित नहीं किया बल्कि प्रौद्योगिकी का आधार भी रखा, और भौतिकी के प्रौद्योगिकी पर प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ा। कोयला है, अब जो कोयला है उस कोयला को धरती के नीचे से निकाला जाता है, लेकिन जो कोयला है उसका कोई विशेष उपयोग नहीं है। कोयला जो होगा वो भौतिकी का नियम का पालन करता है, लेकिन उसको भाप के इंजन में डाल करके और कोयला से भाप उत्पन्न करके जब हम लोग चलाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रौद्योगिकी। जो ट्रेन चल रहा है वो प्रौद्योगिकी होगा, जो कोयला डाल रहा है वो क्या भौतिकी होगा। थोड़ा सा इसमें लिख लो, समझे हो ना। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में कोयला डाला जाएगा तो कोयला प्रौद्योगिकी भौतिकी हो जाएगा, और जो ट्रेन चलेगा वो क्या होगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नए नए वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है ना। ये पंखा जो चल रहा है, ये पंखा जो है एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है, इसको किसी ने बनाया है, लेकिन जिस नियम से चल रहा है ये जड़त्व के नियम से चलता है। जड़त्व के नियम का अगर स्विच बंद करो तभी पंखा आपका चलता है। यही बात इसमें दिखा। लिखो भौतिकी और प्रौद्योगिकी में गहरा संबंध है, में गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कभी भौतिकी से प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है, तो कभी प्रौद्योगिकी से भौतिकी का निर्माण होता है। ये संबंध होता है। अगर आप एक उदाहरण के हिसाब से समझें तो आप एक उदाहरण के हिसाब से कह सकते हैं कि यदि कोयला से रेलगाड़ी चलाया जाता है तो कोयला भौतिकी के अनुसार तथा रेलगाड़ी प्रौद्योगिकी के अनुसार चलता है। ये आपका रहता है कौन सी बात, प्रौद्योगिकी और भौतिकी में संबंध के बारे में पूछेगा तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। अब हमारे पास सेकेंड जो टॉपिक आता है जिसका नाम होता है भौतिकी और समाज। भौतिकी और समाज। देखो वर्तमान समय में इस सत्य को कोई भी व्यक्ति सहजता स्वीकार कर लेगा कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो कि अपने विकास के चरम पर है
में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकी का अभूतपूर्व योगदान है। भौतिकी में ही चुके अथवा वर्तमान में चल रहे अनुसंधान कार्य और उससे प्राप्त परिणाम कमोबेश सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सोच एवं उनकी दशा और दशा को निसंदेह प्रभावित करती है। ये तो कहा जाए कि समाज की भौतिकी प्रगति में भौतिकी तथा विज्ञान के अन्य दूसरे शाखाओं का किसी न किसी तरह से योगदान रहता ही है। 18वीं शताब्दी से हुई इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के केंद्र में जेम्स वाट द्वारा आविष्कृत भाप इंजन ही था। वर्तमान समय में यातायात तथा दूरसंचार के क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व प्रगति के परिणाम स्वरूप विश्व के सुदूर स्थित देशों से बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हुई है, जिसके फलस्वरूप संसार के अलग अलग क्षेत्रों में आए लोगों के मिलने से उनके विचार, सांस्कृतिक और वैचारिक आदान प्रदान से हर किसी को नई नई चीज़ें सीखने के उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ था। इन परिस्थितियों में लोगों ने व्याप्त रूढ़िवादिता तथा संकोच को काफ़ी सीमा तक कम किया। तमाम प्रकार के यंत्र का आविष्कार हुआ है, जिसके द्वारा समाज को नए विकास हुआ। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात, क्या बात रहा, भौतिकी और समाज। ज़रा सोचो, आज हम लोग मोबाइल है, तुरंत किसी से बात करना 1 सेकंड भी नहीं लगता है, बात कर लेते। किसका देन है? भौतिकी का देन है। कहीं जाना है, हवाई जहाज़ में बैठे 1 घंटा में विदेश चले जाइए, 3000 किलोमीटर दूर, मात्र 1 घंटा में। किसका देन है? भौतिकी का देन है। 1 बीघा खेत है, 10 मिनट 20 मिनट में रोपा जाता है, बोया जाता है। किसका देन है? सब भौतिकी का देन है। तो समाज जो तरक्की कर रहा है, समाज जो आगे बढ़ रहा है, समाज को आगे बढ़ने में किसका योगदान है? भौतिकी का योगदान। बस समझ लो, आज हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, पंखे का आविष्कार सब भौतिकी का ही देन है। लाइट जल रहा है, भौतिकी का देन है। मोबाइल है, भौतिकी का देन है। ये जितना चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, मार्कर देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, करकट देख रहे हो, लोहा देख रहे हो, सब किसका देन है? भौतिकी। तो लिखो, देखो, भौतिकी और समाज में गहरा संबंध है। समाज आज विकास के चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर है। आए लेकिन आज समाज में जितने नए नए समाज में जितने नए नए यंत्रों का आविष्कार होता है, उसमें भौतिकी का बहुत अधिक योगदान होता है। आज समाज में नए नए यंत्र जैसे पंखा, कलम, मोबाइल और विभिन्न दूरसंचार का आविष्कार हुआ है। दूरसंचार का आविष्कार हुआ है जिसके द्वारा लोग अपनी यात्रा को आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। इस प्रकार भौतिकी और समाज एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार भौतिकी और समाज एक दूसरे के पूरक है। सिंपल सी बात है, बता भी सकते हैं आप इसको। बोलो। ऊर्जा संरक्षण के नियम, टॉपिक नंबर 3,
पर आता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम। देखो, कभी ऊर्जा को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, उसके एक रूप से भले दूसरा रूप में बदल सकते हैं। जैसे लाइट जल रहा है ना, देख रहे हो, लाइट जो जल रहा है, ये लाइट जो होता है प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, फिर इस लाइट से तमाम प्रकार के जो सोलर सेल होंगे चार्ज होते होंगे, और फिर वह सोलर सेल जो होगा वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता होगा, और फिर एक नई ऊर्जा का उत्पत्ति होगी। ये पंखा चल रहा है, ये पंखा जो होता है विद्युत ऊर्जा को ले रहा है और फिर क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। फिर इससे तमाम प्रकार की ऊर्जाएँ उत्पन्न होती है, फिर ये कहीं जाएंगे, फिर ये सोलर सेल के द्वारा इकट्ठा किए जाएंगे, और फिर एक नया ऊर्जा की प्राप्ति होगी। चलो, तो ऊर्जा को ऊर्जा संचय के नियम में कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। निकलो इसको, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, और नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सिंपल कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। याद कर लेना सब। आ जाओ, तीसरा टॉपिक के बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर टॉपिक के पास, जिसका नाम होगा आवेश संरक्षण के नियम। आवेश की बात होती है, आवेश किसे कहते हैं? हाँ, बोलो, आवेश कहाँ होता है? कोई पूछेगा तो क्या करोगे? हाँ, जो समय लगता है उसे किसको? किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने तक जो समय लगता है उसको विद्युत धारा का। अरे आवेश की तरह धारा बहता है, क्यूब रावाई गुणे टी पड़े होंगे, तो धारा और समय के गुणनफल को भी आवेश कहते हैं। क्यूब रावाई गुणे टी आई धारा होता है, टी समय होता है। चलो ठीक है, तो जैसे आप ऊर्जा संरक्षण के नियम बताए कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, वैसे तो आप आवेश संरक्षण के नियम को भी बता सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, मान लो जरा सोचो, हम इसको खूब, आवेश को तभी उत्पन्न किया जाता है जब वस्तु को रगड़ा जाता है। खूब इसको रगड़ रहे हैं तो कुछ आवेश इसमें से निकल के इसमें आएंगे, तो कुछ आवेश इसमें से निकल के इसमें आएंगे। यही होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को न तो नष्ट कर सकते, न तो उत्पन्न कर सकते, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते। और रूप का मतलब क्या? रूप का मतलब कि जिसमें से निकल करके जाएगा। जैसे मान लो कि आप रगड़ रहे हैं जैसे 2 वस्तुओं को लेकर के, तो इसमें से आवेश निकल के इस वस्तु में गया, तो जिसमें से आवेश निकल करके जाएगा उसके ऊपर धन आवेश का चिन्ह आएगा। अरे धन आवेश का आएगा, जिसमें गया उसके ऊपर ऋण आवेश का चिन्ह। यही आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न तो उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बस इसे आवेश संरक्षण का नियम का तो वही देख रहे हैं। आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, 5 नंबर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। आपको याद है क्या?
अच्छा, आपको याद है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं? जस्ट अभी बताया गया क्या होता है द्रव्यमान, पदार्थ में पाए जाने वाले संपूर्ण मात्रा को द्रव्यमान। आज जैसे इसकी संरक्षण का नियम वैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है, लिख लो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते न तो उत्पन्न कर सकते, एक रूप से बस। द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। चलो वही हमने देखा, द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आ रहा है आपके पास 6 नंबर, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग ये बताएगा वहाँ, ठीक। रेखीय, देखिए इसलिए अंग्रेजी में लिखा गया, रेखीय का अंग्रेजी में कहता है लीनियर, संवेग को कहते हैं मोमेंट। याद है कोई बड़े रेखीय संवेग याद कर। P बराबर होता है आपके पास m इंटू v। P बराबर क्या होता है, यम गुणे v। यम का है द्रव्यमान, v का है वेग। क्या कहेंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा कहाँ लिख सकते हैं, एम का किलोग्राम और भी का मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद हो, मत भूलिएगा इसको। कोई भी आपसे पूछे रेखीय संवेग क्या होता है, तो पी बराबर एम इंटू वी, द्रव्यमान और जो वेग होता है इसके गुणनफल को हम लोग रेखीय संवेग कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा भी आप देख रहे हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कोणीय संवेग को पहले तो हम लोग रेखीय संवेग से अच्छा का नियम देखें। रेखीय संवेग संरक्षण के लिए पहले रेखीय संवेग जाने। अब रेखीय संवेग से अच्छा का वही होता है, रेखीय संवेग को ना तो नष्ट कर सकते ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हैं। रेखीय संवेग को न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है। जितना नियम आप देख रहे हैं बस वही होगा कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कितने हम लोग हेडिंग पढ़ ली, फर्स्ट खत्म, सेकेंड खत्म, थर्ड खत्म, फोर्थ खत्म, 5 खत्म, 6 7 नंबर आपका बचा है और फिर 8। ठीक है, 7 तब 8 तब 9 का ये टॉपिक समाप्त। ठीक है ना, कोणीय संवेग। अब उसका आगे हम कोणीय संवेग। अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो कहोगे किसी पिंड के रेखीय संवेग और दूरी के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। किसी पिंड के
रेखीय संवेग और दूरी के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है। तो लिख लेना जे बराबर P इंटू जे बराबर P इंटू अगला लिखना कोणीय संवेग संरक्षण के नियम। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम। सिंपल सी बात होगी। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में आ रहा है तो कोणीय संवेग को ना तो नष्ट कर सकते हैं। कोणीय संवेग को ना तो नष्ट कर सकते हैं और नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। चलो ये बात रहा, ठीक है। कोणीय संवेग में तो नष्ट कर सकते हैं, तो उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। और आज का अंतिम टॉपिक है 9 नंबर होगा या जो भी होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम समझो भाई। ये हमारे पास दो वस्तु है, को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर वस्तु है कि यहाँ पर वस्तु है। जो पहला इसका द्रव्यमान है वो, दूसरा इसका द्रव्यमान है M2 और इसके बीच की दूरी R है। कल हम लोग पढ़े थे ना कूलाम के लिए, उसी टाइप। तो यहाँ पर जो बल होगा यह समानुपाती M1 M2 बटा में R², या यह समानुपाती के चिन्ह लगाएंगे कैपिटल G M1 M2 बटा में R²। यह हमारे पास सूत्र है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसका मान 6.67 में 10 के पावर -11 होता है। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगा कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, देख लो कि दो पिंडों के बीच एक M1 एक M2 है, कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के पर के बीच समानुपाती। और किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती
इनके बीच की दूरी की बीच समानुपाती है। देख भी रहे हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग पे क्या होता है बीच का समानुपाती है। लिख लो कि द्रव्यमान बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। दूसरा, दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। ये द्रव्यमान समानुपाती है, इसलिए जब द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, दूरी बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल। उदाहरण में देखो बढ़ाते हैं, मान लें M1 का मान 10 है, M2 का मान 20 है, R भी 10 है, तो आपको बल निकालना है। M1 का मान 10, M2 का मान 20, R का मान 10 से F निकालना है। फार्मूला क्या होता है, F बराबर हमारे पास होता है सूत्र जी M1 M2 अपान R स्क्वायर, या तो सही जी का मान 6.67 गुणा 10 को मान से 11, M1 का मान 10 बढ़ते यहाँ से, और M1 का मान 10 है, M2 का मान 20, R का मान 10, 10 गुणे 10 एक जैसे एक जीरो कटेगा 10 667 गुणे 2 गुणे 10 को मान से 11, 7 गुना 14, 6 गुना 12, 13, 6 गुना 12 इतना न्यूटन है। 2 M1 का मान मान लो 100 किलोग्राम, M2 का मान 45, R का मान 50, या फिर M1 का मान 80 किलोग्राम, M2 का मान 23 किलोग्राम, R का मान 15 मीटर, या फिर M1 का मान 25, M2 का मान 30, R का मान 50। लगाओ तब आ रहे हैं।